सितंबर 2013 बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दिया था, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उत्तर प्रदेश। पिछले 10 सालों में बीजेपी यहाँ स्ट्रगल कर रही थी। 2009 के चुनाव में सिर्फ 10 सीटें हाथ आई थी। तभी यहाँ एंट्री होती है अमित शाह की और उन्हें दिए जाते हैं सिर्फ 6 महीने। पॉलिटिकल एनालिस्ट का दावा था कि बीजेपी यहाँ पर जीत नहीं सकती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का दबदबा अटूट था। मगर शाह क्या करते, वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाते, इन्फॉर्मेशन को स्पंज की तरह सोखते। यूपी के लगभग 1400 पुलिस स्टेशन के हर एरिया के लिए शाह ने 7 से 10 मेंबर्स की कमेटियां बनाई थी। वोटर्स के कार्यकर्ता के फ़ोन नंबर कलेक्ट होते, वर्कर्स घर घर जाते। मगर उनकी स्ट्रेटजी का ब्रिलियंट पार्ट यहाँ पर आता है। शाह जानते थे कि दलित और मुस्लिम वोट शायद बीजेपी को ना मिले, इसीलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस अपर कास्ट और नॉन यादव ओबीसीज पर लगा दिया। उनका मैसेज क्लियर था कि बीजेपी देश और देशवासियों के लिए खड़ी है। बीजेपी हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना रखती है। फिर आता है मुजफ्फरनगर, जहां दंगों की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। शाह यहाँ हीलिंग की बात करते और इमोशनल चार्ज स्पीच देते। नतीजा 2014 में बीजेपी यूपी की 80 में से 71 सीटें जीतकर इतिहास रच देती है। 22 अक्टूबर 1964 गुजरात के मानसा में एक लड़का पैदा होता है। कंफर्टेबल लाइफ, अपर कास्ट और पीवीसी पाइपलाइन का फैमिली बिजनेस। अमित शाह बचपन में ही आरएसएस ज्वाइन करते। ग्रेजुएशन के बाद बायोकेमिस्ट्री की डिग्री के साथ वो बिजनेस संभाल रहे थे। पैसा था, रसूख था और गुजराती फैमिली कम्युनिटी में गहरी पीठ थी, जिसमें फ्यूचर बिजनेसमैन गौतम अडानी तक भी शामिल थे। फिर आता है 1982। 18 साल का अमित शाह एक कमरे में एंटर करता है और मिलता है उस शख्स से जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था, यानी कि नरेंद्र मोदी। मोदी शाह से उम्र में लगभग 2 गुने थे। शाह ने इस रिश्ते को हमेशा सीक्रेसी में रखा है, लेकिन इतना साफ है मोदी चेहरा बने और शाह उनके पीछे एक अटूट सहारा बने। अगले 15 साल तक शाह ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा। वो लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे थे। 1995 में जब गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार बनी, मोदी ने शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया। यही शाह की एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी थी, पर्दे के पीछे रहकर राइवल्स को न्यूट्रलाइज करना। साल आता है 2001। 2001 में मोदी सीएम बनते और शाह के साथ मिलकर सिस्टमेटिकली गुजरात के कार्यकाल संभालते। फिर आता है 2002 के गुजरात दंगे। मोदी ने प्राइड मार्च निकाला और इसके कमांडर थे अमित शाह। 2007 तक शाह अपनी सीट पर मोदी से भी बड़े मार्जिन से जीतने लगे थे। जब उन्हें कैबिनेट में लिया गया तो उन्हें 12 पोर्टफोलियो दिए गए। ये थे होम, लॉ, प्रिजन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। मोदी की कैबिनेट पे सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती थी, अमित शाह, अमित शाह। मगर फिर आती है मुसीबत। 2010 में सीबीआई शाह पर सोहराबुद्दीन शेख केस में चार्जेस फाइल करती है, मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के। शाह को साबरमती जेल भेज दिया जाता है। और आते हैं कि उन्हें गुजरात से बाहर रहना होगा और उन्हें काफ़ी ट्रोल का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन शाह ने इस एग्जाइल को अपॉर्चुनिटी बना लिया। दिल्ली में रहकर उन्होंने आरएसएस लीडरशिप और नेशन वाइड वर्क के साथ वो कनेक्शन बनाए जो मोदी के पीएम बनने का ब्लूप्रिंट बने। अब साल आता है 2013। 2013 में मोदी पीएम कैंडिडेट बनते और शाह को यूपी का चार्ज मिलता है। शाह अयोध्या जाते और राम मंदिर का वादा करते। आडवाणी और जोशी जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर चुनावी कैंपेन चलाया जाता है और मेन फोकस पर्सन अमित शाह बन जाते हैं। 2014 के इलेक्शन रिजल्ट सबके लिए चौंकाने वाले थे। बीजेपी 2014 में पूर्ण बहुमत से जीतती है और अमित शाह बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, जिसमें भाजपा पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रही थी, 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीट जीतकर बीजेपी यहाँ पर इतिहास रच देती है। दिसंबर 2014 में शाह के खिलाफ सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते। शाह अब फ्री थे अपना एम्पायर बनाने के लिए। 5 साल में बीजेपी के मेंबर्स 3.5 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ तक हो जाते हैं। नतीजा 2019 में सबसे बड़ी जीत मिलती है बीजेपी को और शाह 54 की उम्र में होम मिनिस्टर बनते हैं। होम मिनिस्टर के तौर पर शाह ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे आर्टिकल 370 हटाया, सीएए और एनआरसी जैसे कंट्रोवर्शियल फैसले लिए। 2024 के इलेक्शन के बाद और अब 2026 तक अमित शाह इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग और सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर्स में से एक बन चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम ने बीजेपी को फाइनेंशियली इतना मजबूत कर दिया कि अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स को अपनी तरफ खींचना शाह के लिए एक बाएं हाथ का खेल बन गया। इसे पोचिंग स्ट्रेटजी कहा गया। 2026 में आज स्थिति यह है कि गवर्नर से लेकर वाइस चांसलर तक हर अपॉइंटमेंट पर शाह की मोहर होती है। शाह ने कभी पीएम बनने की एम्बिशन नहीं दिखाई। उन्होंने हमेशा मोदी की शेडो में काम करना चुना। शाह के पास बेहिसाब पावर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ी सच्चाई ये भी है कि मोदी के बिना शायद अमित शाह एक हाईली स्किल्ड ऑपरेटर होते, लेकिन इंडिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी नहीं। आप अमित शाह के बारे में क्या सोचते? क्या वाकई अमित शाह एक मॉडर्न चाणक्य या एक एडवांस पॉलिटिकल लीडर और एनालाइजर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसे और वीडियोस के लिए। और अगला आप किस पॉलिटिशियन के ऊपर वीडियो चाहते कमेंट में बताएं, तो मैं नेक्स्ट उसके उस पर पूरा बायोडाटा लेकर आऊँगा।
तक अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।